स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग मंत्रा। आज हम क्लास 12 रिटेल के 5th यूनिट सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन रिटेलिंग का सेकंड सेशन जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के सिद्धांत को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले इसी यूनिट का फर्स्ट सेशन जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आपको अगर आपने नहीं देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम इसके जो सिद्धांत हैं वो पढ़ने वाले हैं, तो देख लेते हैं आज हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम देखेंगे 7 प्रिंसिपल्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट या आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के 7 सिद्धांत। फिर हम देखेंगे बिचौलियों द्वारा ग्राहकों को बिना किसी अवरोध के अपने उत्पादों और सेवाओं की आपूर्ति करने के लिए अपनाए जाने वाले सिद्धांत कौन कौन से हैं। फिर हम देखेंगे अप्रत्यक्ष वितरण की तुलना प्रत्यक्ष वितरण से, डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। फिर सबसे लास्ट वाला जो टॉपिक रहेगा हमारा लीड टाइम, जिसको हम देखते हैं आगे जाने का समय। फिर लास्ट में आपके असेसमेंट क्वेश्चंस भी हम देख लेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का परिचय। सफल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन वास्तविक उपभोक्ता के लिए उत्पाद के वितरण का एक जटिल तरीका है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स तरीका है। जो ये है SCM बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक विस्तृत आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में छोटी छोटी आपूर्ति श्रृंखलाएं हो सकती हैं जिनका प्रबंधन करना आवश्यक होता है। इसमें आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, वितरकों और ग्राहकों का एक ही कंपनी के भाग के रूप में व्यवहार करना शामिल है। वे केवल इसी तरह श्रृंखला में अपने प्रदर्शन में महत्वपूर्ण वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है SCM। हमने पहले ही पढ़ा था कि अलग अलग प्रोडक्शन का, अलग अलग प्रोडक्ट की सप्लाई चेन या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सबको एक ही प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। जैसे आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है, एक इमेज नज़र आ रही है कि मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर। ये पूरा एक फ़्लो नज़र आ रहा होगा आपको, जिसमें इन्फॉर्मेशन का भी फ़्लो हो रहा है, प्रोडक्ट के सर्विस का भी फ़्लो हो रहा है। आगे हम देखते हैं 7 सिद्धांत कौन कौन से हैं। इसको हम डिटेल में भी एक बार पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं 7 कौन कौन से हैं। कस्टमर इज़ द किंग, ग्राहक भगवान है। सेकंड है लॉजिस्टिक या रसद तंत्र का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ लॉजिस्टिक्स। फिर है ग्राहक प्रबंधन, इसको कस्टमर मैनेजमेंट बोला जाता है। फिर है प्रक्रिया एकीकरण, जिसको प्रोसेस इंटीग्रेशन कहा जाता है। फिर है विनिर्माण करना और स्रोतों का लाभ उठाना, लीवरेजिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। फिर आपके आएगा कार्यनीतिक गठजोड़ और संबंध प्रबंधन, इसको स्ट्रेटेजिक अलायंस एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट कहा जाता है। फिर सबसे लास्ट में जो आपका सिद्धांत है वो कार्य निष्पादन के उपयोग का विकास करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज। पहला जो सिद्धांत है कस्टमर इज़ द किंग। मार्केटिंग में ये टर्म बहुत फेमस है। कस्टमर को किंग माना जाता है, भगवान के समान माना जाता है। अगर कस्टमर की आवश्यकता के अनुसार हम प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे तो कस्टमर हमारे प्रोडक्ट कभी नहीं ख़रीदेंगे। हमें कस्टमर की आवश्यकता को पहले स्टडी करना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट या सर्विसेज में चेंजेस करते रहते हैं। सेकंड सिद्धांत है लॉजिस्टिक या रसद तंत्र का प्रबंधन। लॉजिस्टिक क्या होता है? वस्तु को लाने ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ होता है उसको लॉजिस्टिक कहा जाता है। तो हमारे प्रोडक्ट को सही समय पर सही उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए, या हमारे रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चरर तक, मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर तक, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर तक, होलसेलर से रिटेलर तक वस्तु को पहुंचाने के लिए जो सिस्टम होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसको लॉजिस्टिक कहा जाता है। तो आपको उसको किस तरह से मैनेज करना है, वो मैनेज करने का काम SCM में किया जाता है। थर्ड है आपका कस्टमर मैनेजमेंट। कस्टमर को किस तरह से मैनेज करना है? आप पहले कस्टमर की स्टडी करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप मैन्युफैक्चरर को या प्रोड्यूसर को ये बताएंगे कि किस मौसम में, किस सीज़न में, किस मंथ में कौन से प्रोडक्ट की अधिक डिमांड होती है, किस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होती है। आगे है प्रक्रिया एकीकरण। जब ये सारे प्रोसेस चलते हैं तो इन सबको हम क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। मतलब इंटीग्रेट, हम प्रोडक्शन से लेकर कस्टमर तक डिलीवर होने तक पूरा इंटीग्रेट करते हैं। पूरा प्रक्रियाओं को, सारे जितने भी प्रोसेस हैं सबको एकीकृत करते हैं ताकि कस्टमर की सूचना सीधे प्रोड्यूसर या रॉ मटेरियल जो प्रोवाइड कर रहा है वहाँ तक पहुँच पाए। आगे है विनिर्माण करना और स्रोतों का लाभ उठाना, लीवरेजिंग द मैन्युफैक्चरिंग। जो प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर क्या चाहेगा? सबसे कम कॉस्ट पर अधिक से अधिक उत्पादन करना।
मतलब कम से कम लागत पर अधिक से अधिक लाभ कमाने का काम प्रोड्यूसर करता है। ऐसा नहीं होगा कि प्रोड्यूसर को कहीं सूचना ही नहीं मिली, कहीं ऑर्डर ही नहीं मिला और उसने प्रोडक्शन करके रख लिया, बहुत सारे प्रोडक्ट बना के रख लिए। जब उन्हें मार्केट में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट किया तो डिस्ट्रीब्यूटर ने मना कर दिया कि इस प्रोडक्ट की मार्केट में कोई आवश्यकता नहीं है, रिटेलर इनको लेने के लिए तैयार नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर को भी नुकसान हो रहा है। इसीलिए पहले कस्टमर से पूछा जाएगा, कस्टमर की हमें इच्छा देखनी पड़ेगी कि कौन से प्रोडक्ट कस्टमर लेना चाहता है, तो वो सूचना डायरेक्ट प्रोड्यूसर तक पहुंच जाती है एससीएम के माध्यम से। तो ये विनिर्माण करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करते हैं और लाभ कमाते हैं। आगे है कार्यनीतिक गठजोड़ और संबंध प्रबंधन। इसको स्ट्रेटेजिक अलायंस और रिलेशनशिप मैनेजमेंट कहते हैं। अगर हम सप्लायर से अच्छा, एक रिटेलर सप्लायर से अच्छा रिलेशन बना के रखेगा तो उनको फ्यूचर में कभी दिक्कत नहीं आएगी। कभी कोई प्रोडक्ट मंगाना हो तो इस एससीएम के माध्यम से उनका रिलेशन, मतलब कोई सूचनाएं आपस में रुकती नहीं है, सूचनाओं का आदान प्रदान लगातार होता रहता है। तो इससे उनके बीच में अच्छा गठजोड़ और अच्छा मैनेजमेंट, अच्छा रिलेशनशिप मैनेजमेंट बन जाता है। आगे है 7, कार्य निष्पादन के उपायों का विकास करना, डेवलप परफॉर्मेंस मीज़र। अब प्रोडक्शन में ये जितने भी हमारे यहाँ पर कार्य हो रहे हैं उन सबका परफॉर्मेंस को नापने के लिए भी हमें एससीएम से सारी जानकारी, सारे सूचनाएं मिल जाती हैं। आगे हम देखते हैं 7 सिद्धांतों को इसमें इमेज के माध्यम से बता रखा है। मार्केट सिग्नल्स क्या क्या हैं, मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से एंड यूज़र। यहाँ पर आपको एक ग्राफ भी दिखा रखा है कि डिमांड फोरकास्टिंग किस तरह से की जाएगी। अनइवन डिस्ट्रीब्यूटर, स्टेबल एंड यूज़र। अनइवन डिस्ट्रीब्यूटर में तो क्या हो रहा है, यहाँ पर कभी डिमांड घट रही है, कभी बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है। स्टेबल एंड यूज़र डिमांड में डिमांड हमेशा बिल्कुल बराबर चल रही है। तो इसमें हम जहाँ पर अनइवन डिस्ट्रीब्यूटर है वहाँ पर टाइम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर डिमांड, मैन्युफैक्चरर फोरकास्ट। तो आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा इसमें इमेज के माध्यम से। आगे हम देखते हैं बिचौलियों द्वारा ग्राहकों को बिना किसी अवरोध के अपने उत्पादों और सेवाओं की आपूर्ति करने के लिए अपनाए जाने वाले सिद्धांत। कौन कौन से सिद्धांत हैं? सबसे पहले प्रोडक्ट को देखा जाता है, विशेषताएं और उपभोक्ता की पहचान करना। फिर सेकंड है बिक्री की मात्रा और मूल्य, साइज एंड वैल्यू ऑफ सेल्स, बिक्री से प्राप्त आय की सीमा। फिर थर्ड है बाजार क्षेत्र, जिसको मार्केट एरिया कहा जाता है, उपभोक्ता कवरेज, रिटेल विक्रेता और अन्य व्यापारी। फोर्थ है वितरण की मौजूदा पद्धतियाँ, एग्जिस्टिंग मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रभाव, गुण और दोष। फिफ्थ है आवश्यक प्रयास, नीडेड एफर्ट्स, उपभोक्ता सुलभता वितरकों के लिए, अपील, लागत प्रभावशीलता और बिक्री की प्राप्तियाँ। मतलब ये क्या है, जो इंटरमीडिएरीज होती हैं वो किस तरह से प्रोडक्ट को डिलीवर करने में अपनी स्पीड बढ़ाती हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखती हैं। प्रोडक्ट को देखती हैं, साइज़ देखती हैं, वैल्यू ऑफ सेल देखती हैं कि जो प्रोडक्ट डिलीवर होने वाला है उसकी साइज़ कितनी है, उसकी कीमत कितनी है। मार्केट एरिया देखा जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे, मार्केट कितना बड़ा है, वहाँ पर और कितने ऐसे कस्टमर रहेंगे जो सेम प्रोडक्ट की डिमांड रखते हैं। एग्जिस्टिंग मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये चीज़ देखी जाती है कि हम पहले से डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन से मेथड का उपयोग कर रहे हैं। फिर सबसे बाद में हम जो होते हैं एफर्ट्स देखते हैं कि इसको और अच्छा करने के लिए, इसको एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए किन किन प्रयासों की आवश्यकता होगी। अप्रत्यक्ष वितरण की तुलना प्रत्यक्ष वितरण से, डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। पहले क्या होता था, डायरेक्ट वितरण किस तरह से किया जाता था, कस्टमर को कोई प्रोडक्ट लेना हो तो सीधे फैक्ट्री पर जाएगा तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, या अगर होलसेलर के पास भी जाएगा तो होलसेलर उसको मना कर देगा कि हम इतनी कम मात्रा में आपको वस्तुएं नहीं दे पाएंगे। तो प्रत्यक्ष वितरण को किस तरह से, प्रत्यक्ष वितरण से हमने तुलना की है। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है, इस कारक में उत्पाद, माल, होल्डिंग और शिपिंग लागत की अनुपलब्धता की स्थिति में वितरण लागत, वितरण की प्रक्रिया में व्यय होने वाली अवसर लागत शामिल होती है। अगर एक रिटेलर को पहले कोई प्रोडक्ट लेने जाना होता था तो सीधे मैन्युफैक्चरर तक जाता था, मैन्युफैक्चरर उसको मना कर देता था, लेकिन अगर लेना भी हो तो उसको बहुत भारी मात्रा में लेना पड़ता था। अब डिस्ट्रीब्यूटर के आने से उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता, वो सिर्फ उनको सूचना देते हैं कि हमें इस समय इतनी मात्रा में प्रोडक्ट की आवश्यकता होगी, तो उस मात्रा में उतना प्रोडक्ट उनको पहुंचा दिया जाता है। तो उससे क्या हो रही है, उनकी कॉस्ट कम हो रही है, आने जाने का समय बच रहा है, मैन्युफैक्चर फैक्ट्री तक जाने का उनका पेट्रोल डीजल जो खर्च होता था वो भी बच रहा है, और दूसरी कॉस्ट भी इसमें कम हो रही हैं। आगे उत्पाद विशेषताएं, जिसको प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है। उत्पाद की विशेषता को प्रतिस्थापन दर, सकल मार्जिन, सेवा की आवश्यकता और उत्पाद की खोज में लगने वाले समय के संदर्भ में मापा जा सकता है। मतलब डायरेक्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन था
उसमें हमारा जो कॉस्ट था वो अधिक था या कम, मतलब दोनों में कुछ ना कुछ खूबियाँ कमियाँ हैं। नियंत्रण का स्तर, जब प्रत्यक्ष वितरण का पालन किया जाता है तब नियंत्रण का स्तर सामान्यतः अधिक होता है। अब जब डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, हमारे मैन्युफैक्चरर से सीधा प्रोडक्ट आ रहा है, तो हम उसको कंट्रोल भी सीधे कर सकते हैं। हमें बीच में बिचौलियों इंटरमीडिएट्स को कॉन्टेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारे पास प्रोडक्ट नहीं पहुंचा है तो हम सीधे फैक्ट्री को या इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरर को, प्रोड्यूसर को ही कॉन्टेक्ट करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट अभी तक कैसे नहीं पहुँचा है, कब तक पहुँच पाएगा। फोर्थ है इसका अदर फैक्टर, अनुकूलनशीलता, प्रौद्योगिकी परिवर्तन तथा सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों पर विचार करना चाहिए। आगे है लीड टाइम क्या होता है। बाज़ार के लिए समय, इसको टाइम टू मार्केट कहा जाता है। वे समय है जो किसी व्यापार को बाज़ार के अवसर की पहचान करने, उसे बाज़ार में लाने के लिए उत्पाद या सेवा में बदलने में लगता है। मतलब कोई भी प्रोडक्ट है, कोई प्रोडक्ट बनने से मार्केट तक लाने के लिए उस जो होता है उसको टाइम टू मार्केट कहा जाता है। कस्टमर को ऐड दिखा दिया हमने, कह दिया कि ये प्रोडक्ट कल आपको इतने टाइम तक मिल जाएगा, लेकिन अगर वो टाइम पर प्रोडक्ट नहीं मिला तो कस्टमर के दिमाग में हमारी इमेज जो है वो नेगेटिव बन जाएगी। सेवा देने के लिए समय, टाइम टू सर्व, वह समय है जो किसी ग्राहक से ऑर्डर प्राप्त करने और रिटेल ग्राहक की संतुष्टि के लिए उत्पाद वितरित करने में लगता है। कस्टमर ने ऑर्डर किया, हमने उनसे वादा कर दिया कि आपको 4 दिन में प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा, लेकिन अगर उनको प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुआ तो उनके दिमाग में भी हमारे लिए नेगेटिव इमेज बन जाएगी। इसलिए आपने जो उनसे वादा किया उससे पहले ही आपको प्रोडक्ट डिलीवर करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं सेवा देने के लिए समय या टाइम टू सर्व। फिर आता है प्रतिक्रिया के लिए समय, टाइम टू रिएक्ट। वे समय है जो स्थिर मांग के लिए अस्थिर मांग के लिए की स्थिति में व्यापार के उत्पादन को समायोजित करने में लगता है। अब जो डिमांड थी ये अनइवन है, तो उसकी पोजीशन को उस स्थिति में क्या कर रहे हैं, व्यापार के उत्पादन को किस तरह से हम समायोजित करेंगे, किस तरह से हम उसको कोऑर्डिनेट करेंगे मैन्युफैक्चरर से कि अभी हमारी डिमांड जो है कम हो या ज़्यादा है, तो इसको टाइम टू रिएक्ट कहा जाता है। आगे इसके आपके फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। उत्पाद की अनुपलब्धता के मामले में वितरण की प्रक्रिया में कारक की लागत में वितरण लागत और अवसर लागत शामिल है। Cost, the factor includes distribution cost, opportunity cost incurred in the process of distribution in case of the non-availability of the product. सेकंड है सेवा देने के लिए, वे समय है जो ग्राहकों के ऑर्डर लेने में और रिटेल ग्राहकों को संतुष्टि देने के लिए उत्पाद को वितरित करने में लगता है। टाइम टू सर्व, द टाइम दैट इट टेक्स टू कैप्चर अ कस्टमर्स ऑर्डर एंड टू डिलीवर द प्रोडक्ट टू द रिटेल कस्टमर सेटिस्फेक्शन। थर्ड है नियंत्रण का स्तर, आमतौर पर तब अधिक होता है जब प्रत्यक्ष वितरण का पालन किया जाता है। तो प्रत्यक्ष वितरण, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा अच्छा है। द डिग्री ऑफ कंट्रोल इज़ जनरली ग्रेटर व्हेन डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन इज़ फॉलोड। फोर्थ है ग्राहक प्रबंधन को ठीक से व्यवस्थित करने की आवश्यकता है ताकि ग्राहक को वांछित सेवा मिल सके। कस्टमर मैनेजमेंट नीड्स टू बी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज सो दैट द कस्टमर गेट्स द डिज़ायर्ड सर्विस। ये आपके 4 फिल इन द ब्लैंक्स थे। आगे एमसीक्यूज़ हैं। एमसीक्यूज़ में आप देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एससीएम का सिद्धांत नहीं है। आपने सिद्धांत पढ़े थे, आपको कौन सा ऐसा है जो इसमें नज़र नहीं आ रहा है जो एससीएम की उसमें था। तो सर्विस टू ओनर या मालिक को सेवाएं, ये आपका घ जो नंबर का है, घ वाला, ये रॉन्ग है, ये कोई सिद्धांत नहीं है, तो आपका आंसर घ हो जाएगा। सेकंड है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जिस आधार पर संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला अभ्यास की सफलता टिकी हुई है। इज़ द मोस्ट विटल पार्ट, द फलक्रम ऑन विच सक्सेस ऑफ द होल सप्लाई चेन एक्सरसाइज रेस्ट। इसमें आपके उत्तर आ जाएगा का प्रक्रिया एकीकरण, प्रोसेस इंटीग्रेशन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। थर्ड है आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन वास्तविक उपभोक्ता को उत्पाद वितरण का एक कौन सा तरीका है, इसमें आपके कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, जटिल आ जाएगा। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। फोर्थ है आपके आदेश के तहत सभी आपूर्ति श्रृंखलाओं को संरेखित करने की आवश्यकता हो सकती है ताकि उनका संयुक्त उत्पादन ग्राहक की विशिष्ट मांग को पूरा कर सके। मे रिक्वायर अलाइनिंग all the supply chains under your command so that their combined output meets the specific demand of the customer। इसमें आपके जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑल ऑफ दी अबाउज, घ आएगा इसका उत्तर। ठीक है, आज का आपका ये सेशन सेकंड सेशन था जिससे हमने प्रिंसिपल्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहा था, ये आपका कंप्लीट हो गया है। आपको ऐसी उम्मीद की जाती है कि आपको ये सारे सेशंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे।